नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय एकता अखंडता प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए बीते दिनों एक साथ कई गंभीर कदम उठाए गए। इसके तहत आयकर विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर सामूहिक हमला बोलकर 3 दिनों का सर्वेक्षण अभियान चलाया। आयकर विभाग ने अपने बयान में कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार बीबीसी से कहा था कि वो मीडिया को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए थे। उस गलती को दुरुस्त करने के लिए यह छापे मारे गए हैं। हमारे वेरी वेरी स्ट्रांग प्रधानमंत्री मीडिया को हैंडल करने में वेरी वेरी वीक साबित होंगे तो विश्वगुरु प्रोजेक्ट को झटका लगेगा, और एक हलाल प्रधानमंत्री के लिए झटका बिल्कुल ठीक नहीं है। इशारों ही इशारों में आयकर विभाग ने यह भी कहा कि बीबीसी तो झांकी है, आपका नंबर आना बाकी है। यूपी में काबा सीजन 2 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने लोक गायिका नेहा राठौर को चारों तरफ से घेर लिया है। नेहा राठौर पर शिकंजा कसते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने घोषणा की है कि अब वो मुंह से ठाए ठाए नहीं करेगी, बल्कि सीधे जेल में ठोंस देगी। पुलिस का कहना है कि नेहा राठौर का नया गाना उनके पिछले गाने की तरह ही उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा बड़ी मुश्किल से करोड़ों रुपए खर्च कर विज्ञापन और प्रचार प्रसार के जरिए बनाई गई गुलाबी तस्वीर पर काला रंग पोतने का काम कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस को साफ निर्देश है कि या तो नेहा राठौर योगी मोदी के महिमा गीत गाएं या फिर अपने पति की नौकरी से हाथ धोने और जेल जाने के लिए तैयार रहें। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत दिल्ली और असम की पुलिस ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को धर दबोचा। जानकार बताते हैं कि दिल्ली पुलिस इस बात से परेशान थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार नंबर बनाने के मामले में उनसे आगे निकलती जा रही थी। दिल्ली पुलिस को इस बात का भय था कि आने वाले समय में बिग बॉस के सामने उसे अपनी उपयोगिता साबित करने में बड़ी दिक्कत आ सकती है। लिहाजा कोमल शर्मा, प्रवेश वर्मा को खोज खोज कर थक चुकी दिल्ली पुलिस ने आनन फानन में असम पुलिस को अपने साथ मिलाया और पवन खेड़ा को जहाज से उतार लिया। काफी हील हुज्जत के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया। वजह यह बताई गई कि पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के नाम के साथ खिलवाड़ किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास बिग बॉस खुशामद परियोजना का अगला चरण सीबीआई के नेतृत्व में संपन्न हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसके निशाने पर रहे, लेकिन असल निशाना बने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। इनके साथ 2 तरह का खेल बिग बॉस ने खेला। पहला तो उन्हें दिल्ली की नई आबकारी नीति के आरोप में गिरफ्तार किया, और दूसरा मनीष सिसोदिया को जासूसी करवाने के आरोप में एक नई सीबीआई जांच की हरी झंडी दे दी। सूत्रों के मुताबिक बिग बॉस का संदेश साफ है कि एमसीडी हो या फिर दिल्ली सरकार, जनता की अदालत में भले ही धूल चाटना पड़े, लेकिन लाठी हमारे हाथ में है, इसलिए भैंस भी हमारी ही होगी। यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी का तकाजा है। बिग बॉस खुशामद परियोजना में एक अहम योगदान प्रवर्तन निदेशालय उर्फ ईडी ने भी दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार और आप के नेता जैस्मिन शाह को ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया। सूत्रों ने बताया कि बिग बॉस के खुशामदी संदेश को सुनकर ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग समेत तमाम एजेंसियों ने समवेत स्वर में नारा लगाया, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। नई दिल्ली स्थित घृणा प्रेरणा स्थल पर एक सभा को संबोधित करते हुए बिग बॉस ने हिंदू राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया को गति देने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने इसके लिए तमाम बजरंगी और हुड़दंगी संगठनों को खुली छूट देने की आवश्यकता को रेखांकित किया। बेमन की बकवास करते हुए उन्होंने कहा कि ये आतंकी युवा ही हमें 2024 में सत्ता वापस दिलाएंगे और भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। इन्हें वो करने दिया जाए जो ये नहीं कर पा रहे हैं। इस खुला छूट का फायदा उठाते हुए तमाम बजरंगी हुड़दंगी आतंकी युवाओं ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। हरियाणा के लोहारू में जुनैद और नासिर नाम के 2 मुस्लिम युवकों को सीधे आग के हवाले कर दिया गया। गौरक्षक मोनू ने ऐलान किया है कि गौमाता पर जिसकी नजर गई हम उसे बेनजर कर देंगे।
सोनू, बिट्टू, पिंकी, सिंटू, मिंटू आदि तमाम गौरक्षकों ने मोनू के समर्थन में महापंचायत का आयोजन किया। हरियाणा के कई इलाकों में हुई महापंचायतों में ऐलान किया गया कि अगर मोनू को कुछ हुआ तो सोनू, बिट्टू, पिंकू, सिंटू, मिंटू देश में आग लगा देंगे। इस धमकी पर पंचर हुई खट्टर सरकार ने इन तमाम सोनू, बिट्टू, पिंकू, सिंटू, मिंटू को भरोसा दिया है कि सबकी भावनाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा, किसी को आग लगाने की नौबत नहीं आएगी, हम आग लगाने को ही कानूनी दर्जा दे देंगे। इसके पश्चात हरियाणा की पुलिस ने मोनू के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करने की बजाय राजस्थान पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अगर राजस्थान पुलिस ने हमारे साथियों को, उनके परिवार को परेशान किया तो ये स्पष्ट सुन ले कि वो राजस्थान पुलिस इस मामले में आएगी तो अपने पांव से, लेकिन वापस अपने पांव से नहीं जा पाएगी। सोनू, मोनू, बिट्टू, पिंकी, सिंटू, मिंटू की तर्ज पर ही एक और महापंचायत का आयोजन बीते दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित हुआ, लेकिन इसे महापंचायत नहीं बल्कि धर्म संसद कहा गया। देश की संसद से 500 मीटर की दूरी पर होने के चलते शायद आयोजकों ने ऐसा निर्णय किया, लेकिन इस बात का पूरा ख्याल रखा गया कि बातें सिर्फ अधर्म की हों। आयोजन की मुख्य थीम थी केसरिया पहनकर कटार कैसे चलाएं। अमृतकाल में विश्ववमन की 51 विधियों पर एक पुस्तिका का लोकार्पण भी हुआ। बुढ़ापे में जवानी की भूलों को कैसे सुधारें जैसे विषय पर ज्ञानी बुड्ढों ने प्रवचन दिए। राम नाम जपने की उम्र में नरसंहार की तमन्ना लिए अर्ध सटकेले बुड्ढों ने जमकर ज्ञान बांटा। तमन्ना बस इतनी कि हिंदू घरों से निकलें और मुसलमानों का संहार करें। ईसाइयों ने कहा तोड़ो बांटो राज करो, मुसलमानों ने कहा, ईसाइयों ने कहा काटो मारो। अरे भाई तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे, कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो, तलवार रखो, बंदूकें रखो। धर्म संसद में मौजूद तमाम सोनू, मोनू, बिट्टू, पिंकी, सिंटू, मिंटू ने इन अर्ध सटकेले बुड्ढों को आश्वासन दिया कि उनकी यह इच्छा जरूर पूरी होगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये सारी घटनाएं बीते 10-15 दिनों में घटी हैं। विपक्षियों के सिर पर ईडी, सीबीआई सवार है। मीडिया संस्थानों पर आयकर विभाग तलवार की तरह लटका हुआ है। गौरक्षक लोगों को जिंदा जलाकर मार रहे हैं। धर्म संसद में अधर्म की बातें हो रही हैं। सरकार बहुत ताकतवर है, लेकिन उसे पता है कि सत्ता में बने रहने का फार्मूला डर और भय है। लगे हाथ में आप लोगों को एक कहानी सुना देता हूं। इसका शीर्षक है साहसी राजा। बहुत पुरानी बात है। आर्यावर्त में एक बहुत साहसी राजा हुआ। राजा परले दर्जे का साहसी था। उसकी वीरता और साहस की कहानियां पूरी दुनिया में फैली हुई थी। खुद उसका दावा था कि अगर उसके साहस में कोई कमी रह जाए तो जनता बीच चौराहे पर सजा दे सकती है। जनता को भी इस दावे पर पूरा भरोसा था कि राजा प्रचंड साहसी है। राजा का एक खास व्यापारी साथी था। उसने राजा के आशीर्वाद से जमकर हेर फेर किया था और मोटा पैसा कमाया था। जब उसकी धांधलियों का भेद खुला तब चौतरफा सवाल उठने लगे। ऐसे गाढ़े वक्त में राजा ने व्यापारी साथी को भरोसा दिया कि चिंता न करो, मैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। इसके बाद उस व्यापारी का सारे बाल सही सलामत बचे रहे। सिर से पैर तक एक भी बाल टूटने नहीं पाया। इस तरह राजा ने प्रजा में भरोसा पैदा किया कि वह बहुत साहसी है। उसके साहस के चलते व्यापारी साथी का एक भी बाल टेढ़ा होने से बच गया। राजा के साहस को स्थापित करने में उसके 2 साथियों की बड़ी भूमिका थी। एक सूचना विभाग का मुखिया था जो मीडिया को मैनेज करता था, और दूसरा राजा का गुप्तचर विभाग संभालता था। आलम यह कि राजा अपने किसी राजनीतिक विरोधी को जेल में डाल देता तो मीडिया वाला जनता को बताता कि राजा ने बहुत साहस का काम किया है। अगर कोई राजा के पिता के नाम के साथ खिलवाड़ करता तो मीडिया वाला बताता कि उसे जेल भेजना ही श्रेयस्कर था, क्योंकि राजा के पिता परम पिता ब्रह्मा के पसीने की बूंद से उत्पन्न हुए थे। अगर उनके नाम के साथ खिलवाड़ हुआ तो आर्यावर्त का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। इसलिए राजा ने उसे जेल में डालकर साहस का काम किया। जनता भरोसा कर लेती कि राजा बहुत साहसी है। गुप्तचर विभाग वाला साथी दूसरे तरीके से राजा की मदद करता था। जिस मीडिया संस्थान ने राजा के व्यापारी साथी की खबर जनता को परोसी थी, उसके दफ्तर में गुप्तचरों की फौज
भेज दी गई थी। हफ्तों तक उनके बही खाते खंगाले गए, लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी गई। राजा के मीडिया वाले साथी ने जनता को बताया कि यह साहस का काम है। जनता ने भरोसा कर लिया। राजा की शह पाकर राजा के वैचारिक चेले सड़क पर लोगों को जलाकर मारने लगे, दूसरे पंथ संप्रदाय वालों का संहार करने की अपील करने लगे। मीडिया वाले साथी ने जनता को बताया कि राजा ने साहस का काम किया है। साहस की कमी के कारण ही आज तक ये सारे लोग वो सब नहीं कर पा रहे थे जो ये करना चाहते थे। न जलाकर मार पा रहे थे, न खुलेआम जहर उगल पा रहे थे। जनता ने भरोसा कर लिया कि राजा बहुत साहसी है। एक दिन उस राजा के दरबार में एक सिद्ध महात्मा पहुंचे। उन्होंने भी राजा के साहस की बहुत सारी कहानियां सुन रखी थी। उन्होंने राजा के साहस को परखने का निर्णय लिया। कुशल क्षेम और आवभगत के बाद महात्मा ने राजा से पूछा, राजन, सिर्फ नाम के हेर फेर से तुमने गिरफ्तारी क्यों करवाई? राजा ने कहा, यह मेरे खूबसूरत नाम को बदनाम करना चाहते थे। महात्मा ने पूछा, तुमने मीडिया के दफ्तरों में छापे क्यों मरवाए? राजा ने कहा, यह मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। महात्मा ने पूछा, तुमने विपक्षी दल के नेताओं के पीछे ईडी क्यों लगा रखी है? राजा ने कहा, यह मुझे सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। महात्मा ने फिर से पूछा, तुमने एक गायिका के गाने पर उसके घर पुलिस को क्यों भेजा? राजा ने कहा, वो प्रजा को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। महात्मा ने कहा, तुम्हारे हर जवाब में तुम्हारा डर, तुम्हारी असुरक्षा, तुम्हारी भीरुता झलक रही है। क्या तुम इस धरती के सबसे साहसी राजा कहलाने के लायक भी हो? राजा थोड़ी देर अवाक रहा, फिर उसकी आंखों से लाल लाल अंगारे झरने लगे। तब तक महात्मा अंतर्ध्यान हो चुके थे। बीते हफ्ते खबरिया चैनलों द्वारा राष्ट्र संकट में है परियोजना को आगे बढ़ाने का बहाना कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और मनीष सिसोदिया बने। खेड़ा के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिताजी के नाम के साथ खिलवाड़ किया। प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जगह नरेंद्र गौतम दास मोदी बोला। इसके बाद दिल्ली से लेकर असम की पुलिस उनके पीछे लग गई और साथ में उनके पीछे लग गए वो तमाम खबरिया चैनल और उसके हुड़क-चुल्लू एंकराएं जिनके सुधरने की उम्मीद करना जैसे मंगल ग्रह पर मानव भेजने की कल्पना। क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस गालियों का तीर छोड़कर लड़ाई लड़ रही है? क्या कांग्रेस बार बार मोदी पर व्यक्तिगत हमले करने की कोई स्ट्रैटेजी चल रही है? क्योंकि अगर ये स्ट्रैटेजी है तो कांग्रेस भी अच्छे से जानती है कि हर बार वो इसमें फेल हुई है। लेकिन आज चर्चा यही करेंगे कि क्या पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी का कांग्रेस की हार से वाकई रिश्ता है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेताओं की चमक सबसे ज्यादा होती है जो प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमले करते हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी का डंका पीटने वाले नाम में हेरफेर से इतना बौखला जाएंगे तो देश विश्वगुरु कैसे बनेगा? इस घटना के बहाने बड़े पैमाने पर छाती पीटने का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ कि अगर प्रधानमंत्री के नाम के साथ इस तरह का खिलवाड़ होगा तो सार्वजनिक जीवन की शुचिता, पवित्रता और पब्लिक डिस्कोर्स का क्या होगा? जो लोग यह छाती पीट रहे थे और जिनको लेकर यह छाती पीटी जा रही थी, एक नजराना उनकी शुचिता और पवित्रता का भी ले लीजिए। बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? मित्रों, ये 125 साल की बुढ़िया कांग्रेस हिंदुस्तान पर बोझ बन गई है। दीदी, ओ दीदी, मैं जब ये बोल रहा हूं ना दीदी ओ दीदी, उससे भी उनको गुस्सा आया। बताओ। पिछले हफ्ते यूरोपीय संघ के एक नॉन प्रॉफिट समूह EU डिसइंफोलैब ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि भारतीय समाचार एजेंसी ENI ऐसे स्रोतों के हवाले से खबर चलाती है जो अस्तित्व में ही नहीं है। बैड सोर्सेस के नाम से जारी इस रिपोर्ट में डिसइंफोलैब ने सालों से ENI की तमाम रिपोर्ट्स में दर्ज और कोट किए गए सूत्रों की जांच की है। इन स्रोतों के तार इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी और पॉलिसी रिसर्च ग्रुप नामक तथाकथित थिंक टैंक से जुड़े हैं। डिसइंफोलैब ने दावा किया है कि ENI और इसको पुनर्प्रकाशित करने वाले मीडिया संस्थानों के अलावा किसी भी अन्य स्थापित मीडिया समूह ने इन स्रोतों द्वारा जारी रिपोर्ट्स को कवर नहीं किया है। डिसइंफोलैब के मुताबिक ENI भारत की प्रमुख वीडियो वायर एजेंसी है और इसकी फीड और खबरों को देश भर के छोटे बड़े मीडिया संस्थान सब्सक्राइब करते हैं। ऐसे में इसकी कोई भी खबर देखते ही देखते पूरे देश में फैल जाती है। इस लिहाज से इसका असर बहुत व्यापक होता है।
रिपोर्ट के मुताबिक IFFRAS के तमाम फर्जी सेमिनारों में नामित वक्ताओं की खोजबीन करने पर पता चला कि 70 से ज्यादा वक्ताओं का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह जानकारी सामने आने के बाद ANI की मुखिया स्मिता प्रकाश ने एक विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया और उसे एक लाइन में समेट दिया, जो करना है कर लो। कुछ लोग इस भाव को व्यक्त करने के लिए अलग शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और ये कुछ खटमल वकील और फालतू पत्रकार जो ये मान के चल रहे हैं कि रीट्वीट करके इनको कोई EU का वीजा या विजिट मिलेगा, ठेंगा। IIC में चाय तक नहीं पिलाएंगे तुम्हें। जाहिर है स्मिता प्रकाश जी ने बहुत सभ्य तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने इस बाबत एक और ट्वीट कर अपनी बात को स्पष्ट किया। मैं उसे जस का तस पढ़ देता हूं। स्मिता जी कहती हैं, और कुछ खटमल, यहां खटमल पर तवज्जो दीजिएगा, और कुछ खटमल वकील और पालतू पत्रकार जो ये मानकर चल रहे हैं कि रीट्वीट करके इनको कोई EU का वीजा या फिर विजिट मिलेगा, ठेंगा। IIC में चाय तक नहीं पिलाएंगे तुम्हें। खटमल वकील। स्मिता जी का यह बयान पढ़कर मुझे पूरा भरोसा हो गया कि वो कादर खान की पक्की वाली फैन है। इस घिनौने माहौल में, इस रिश्वत के समाज में अगर इज्जत की जिंदगी गुजारनी है तो अपना सीना चीर कर, अपने जमीर को कत्ल करके, अपनी रूह को मार के उसकी लाश को रिश्वत के कदमों में डालना पड़ता है, तब जाकर इंसान ये जिंदगी गुजार सकता है जो तुम गुजार रहे हो। अगला समाचार और दुर्लभ है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले बहन नाविका कुमार जी ने एक ऑफर दिया था, किसी का जूता और नाविका जी का सर। मैं गलत अगर होंगी तो आप मुझे 50 जूते मारिएगा, इस पूरे वाकये को नए सिरे से समझिए। 24 जनवरी को अडानी समूह के ऊपर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी। तब से अडानी समूह की विभिन्न कंपनियों का मार्केट शेयर लगातार गिर रहा है। 24 जनवरी के मुकाबले आज कंपनी की कुल वैल्यू आधे से भी कम हो चुकी है। खुद गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रईस के पायदान से गिरकर 33वें स्थान पर आ गए हैं। तो इस अडानी समूह में देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम ने 36,474 करोड़ रुपए का निवेश किया था। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद भी LIC के निवेश की कीमत 56,000 करोड़ रुपए थी। इसको आधार बनाकर नाविका जी ने अपने एक पैनलिस्ट को ऑफर दिया था कि तमाम गिरावट के बाद भी LIC फायदे की स्थिति में है। अगर LIC को नुकसान हो तो आप 50 जूते मार सकते हैं। मैं गलत अगर होंगी तो आप मुझे 50 जूते मारिएगा, तब हालात अलग थे। ताजा हालात ठीक नहीं है, न तो अडानी समूह के लिए, न ही LIC के लिए, और न ही नाविका जी के उस ऑफर के लिए। स्थिति यह है कि अडानी समूह में LIC के निवेश की कीमत गिरकर 30,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, यानी मूलधन से भी काफी नीचे। इन हालात के मद्देनजर मैंने सोचा कि नाविका जी और उनके पैनलिस्ट वारिस पठान को उस ऑफर की याद दिला दूं। जनता का पैसा डूब रहा है, जनता के हाथ में बस इतना ही है कि वह जूतेबाजी का तमाशा देखे और अपने पैसे को भूलकर आनंद ले। एक महोदय हैं दीपक चौरसिया। इनके पेन किलर का असर जा नहीं रहा। एक तरफ इनका मानना है कि जाति भारतीयों ने नहीं, अंग्रेजों ने बनाई थी। दूसरी तरफ इनका यह भी कहना है कि पत्रकारिता ब्राह्मणों का काम है, वो तो बस आउटसाइडर हैं। चलिए मैं आप जवाब दे देता हूँ। आप कह रहे हैं ना जाति से सब कुछ होता है। अगर मेरी जाति के हिसाब से मैं रहता तो किसी पान की दुकान पे भी पान लगा रहा होता। असीम बख्शी सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं जो लोग जातियां बना रहे हैं वो सर मैं यही बता रहा हूं। ये जो वर्ण है ना, जाति नहीं है, वर्ण है। जाति तो अंग्रेजों ने दी। और मैं आपको उसके ऊपर एक और बता दूं, अगर मैं अपनी जाति के हिसाब से चल रहा था तो कोई पान लगा रहा था किसी ठेले पे, लेकिन आज जो मैं काम कर रहा हूं वो एक ब्राह्मण का है। ब्राह्मण यानी पढ़ना लिखना और लोगों को समझाना, समाज के अन्य लोगों को समझाना। ऐसे लोगों के हाथ में पत्रकारिता की बागडोर है जो भीतर से खोखले जातिवादी हैं और ऊपर से पेन किलर के नशे में रहते हैं। इनसे बचिए। पत्रकारिता को बचाना है तो सब्सक्रिप्शन मॉडल को मदद कीजिए। पिछली पीढ़ी के कुछ पत्रकारों ने पत्रकारिता का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। इस नुकसान की भरपाई हमको और आपको करनी है। सब्सक्रिप्शन के द्वारा ही यह संभव है। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। लगे हाथ बेगानी शादी में राजू दीवाना को भी देख लीजिए। स्वरा भास्कर शुद्ध रूप से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह की बात करने वाली स्वरा भास्कर, जिसको 10 दिन पहले ट्वीट करती है कि मेरे भाई बहुत सुंदर बहुत अच्छे, जल्दी से शादी कर लो किसी लड़की को देखकर, और स्वरा भास्कर उसी से शादी कर लेती है। लेकिन स्वरा भास्कर को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से
सूर्य भास्कर को अल्टीमेटम देना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि उस कौम में उन्होंने शादी किया जो कौम अपने बहन से ही शादी कर लेता है, उसके बाद तलाक करके कई मर्दों के साथ रात बितानी पड़ती है। अगर सूर्य भास्कर हजारों मर्दों के साथ रात बिताना चाहें तो उनको शादी मुबारक हो। अगर वो वाकई में एक नारी शक्ति है, वाकई में अपने आप में एक सशक्तशाली महिला है, उसको शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन चलिए यार, जो काम मिला है वो काम करो। हर फटे में टांग अड़ा अड़ा कर अपना तो नाश किया ही है, सनातन का भी सत्यानाश कर दिया है। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे? इस हफ्ते की रिपोर्ट न्यूज क्लिक से है। यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के उन शिक्षा मित्रों की है जिनकी एक अदद स्थायी नौकरी की उम्मीद लगातार कमजोर होती जा रही है। लखनऊ के रमाबाई रैली स्थल पर पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग 1 लाख शिक्षा मित्रों ने पहुंचकर गुहार लगाई और अपनी मांगे राज्य सरकार के सामने रखी। बहुत कष्ट भी है, शायद ये बात योगी जी के पास जाए और मोदी जी के पास जाए कि हम लोग को भी सम्मानजनक वेतन दे और जीने का कुछ हम लोग का भी सहारा चाहिए। हमारे बच्चे सब भूखे मर रहे हैं, 10,000 में क्या होगा? इसके पहले जो पूर्ववर्ती गवर्नमेंट थी उसने हमको समायोजन किया था जिसमें हमको 44,000 रुपया मानदेय मिलता था। आज हमको 10,000 मानदेय दिया जा रहा है। इतनी महंगाई में कैसे हम लोग अपना जीवन यापन करें? अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।